Hello to all students. I hope you all are well at your home. ये वीडियो मैंने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनाई है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया था विद सूटेबल एग्जांपल्स। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझा देती हूँ। एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, the definition of valid contract is any agreement which is enforceable by law is considered as contract। अब ये enforceable by law क्या है? मतलब कि दो पार्टीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको अगर लॉ फोर्स में ला सकता हो तो उसको हम उस एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको वीडियो भेजी थी, उसमें बड़ी अच्छी दो एग्जांपल्स दे रखी थी उन्होंने कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एग्जांपल थी कि अगर आप टेलीविज़न लेना चाहते हो अमेज़ॉन से तो आप क्या करोगे, अमेज़ॉन पर आपने ऑर्डर कर दिया तो उसमें क्या हुआ, अमेज़ॉन ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और आपको उन्होंने पेमेंट करने के लिए बोला। सपोज़ 30,000 पेमेंट के लिए बोला, आपने वो भी कर दी। अब उसके बाद जो अमेज़ॉन है आपको 30,000 लेने के बाद भी टेलीविज़न प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने ऑफ़र किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, इवन आपने कंसिडरेशन के रूप में उनको 30,000 भी दे दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको वापस में अब उसके रिटर्न में टेलीविज़न नहीं दिया। तो यहाँ पर जो लॉ है वो आराम से आप कोर्ट में जाकर उनके अगेंस्ट जो है केस कर सकते हो। इसलिए इसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है। दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी थी कि अगर दो भाई बहन हैं तो अगर बहन बोलती है कि हाँ, अगर भाई को बोलती है कि अगर तू 10वीं से 10th में से 80% मार्क्स लेकर पास होगा तो मैं तुझे आईफोन लेकर दूंगी, लेकिन उसका भाई बाद में सच में 80% से अबव मार्क्स लेकर पास हो जाता है, लेकिन वो बाद में मुकर जाती है कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। अब इस केस को आप जो है कोर्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये क्या है, सोशल रिलेटेड, जहाँ स्पाउस जो है आपस में, जहाँ जो आपके भाई बहन है वो आपस में ऐसे ही कोई ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, लेकिन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये जस्ट मेरा एग्रीमेंट था। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसके साथ साथ सेम एक्ट ने आपको कुछ कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं जिनको अगर आप फुलफ़िल नहीं करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कंसिडर होगा, मतलब ख़राब कंसिडर होगा। वो कौन सी हैं? सेक्शन 10 के अंडर आपको ये प्रोवाइड की गई हुई हैं। सबसे पहली है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। इसमें क्या है, आपको वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले ऑफ़र किया जाता है, उसके बाद जो है उसकी लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर उनकी कंडीशन दोनों फुलफ़िल होती हैं तब जाकर वो एग्रीमेंट और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले यही कंडीशन रखी है, देयर शुड बी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, वो भी लॉफुल तरीके के साथ। देन सेकेंड है हमारे पास इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप इसलिए यहाँ पर डाला है कि ये ना हो कि किसी जो है अनलॉफुल तरीके के साथ आपको कोई काम करने के लिए बोले, जहाँ आपके जो है नॉर्मली, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखी है, सोशल एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन स्पाउस और फ्रेंड्स, इसको कोर्ट जो है इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लीगल ऑफ इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ये नॉर्मली एक दूसरे के साथ नॉर्मल प्रॉमिसेस हैं, तो यहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जा सकता। तो इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशनशिप किस में होता है, जैसे अमेज़ॉन वाली एग्जांपल कि यहाँ पर इंटेंशन थी कि मैंने टेलीविज़न ख़रीदना है और टेलीविज़न प्रोवाइड करने वाले ने भी उसको एक्सेप्ट किया था। तो इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप शुड बी मस्ट। आगे लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, सबसे पहले तो आपको कंसिडरेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ परचेज़ करने जा रही हूँ, अगर मैं कोई ऑफ़र कर रही हूँ तो उसके बदले में मैं उसको क्या प्रोवाइड करूँगी। क्या होता है कि कुछ चीज़ लेने के बदले में कोई चीज़ प्रोवाइड करना, उसको कंसिडरेशन बोला जाता है। और लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि वैलिड होनी चाहिए कंसिडरेशन। ये ना हो कि मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैंने हीरे की अंगूठी लेनी है, अपने फ्रेंड को बोल दिया कि हाँ मैं तेरे को
100 रुपया देती हूँ और उसके बदले में तू मुझे जो है हीरे की अंगूठी दे दे। अब यहाँ पर कंसिडरेशन ज़रूर हुई है, लेकिन ये लॉफुल नहीं होगी, इलीगल होगी, क्योंकि मैंने जस्ट सिर्फ कंडीशन फुलफ़िल करने के लिए 100 रुपया ऑफ़र किया, जबकि वो लाखों करोड़ों की हो सकती है। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है A valuable consideration in the sense of law may consist either in some rights, interest, profit or benefits accruing to one party or some other, loss or responsibility given, suffered or undertaken by others। ठीक है, एक पार्टी आपको जो है कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है, उसके बदले में आपसे कुछ पैसे चार्ज कर रही है, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ उन्होंने जो है कंसिडरेशन को अनलॉफुल कंसिडर किया है, वो आपको क्लियर उन्होंने बताया पॉइंट्स में। अगर कोई कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ हो, मतलब लॉ ने बोला ही हुआ है कि ये कंसिडरेशन कंसिडर नहीं की जाएगी एज ए वैलिड। सेकेंडली, इट इज़ अ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ। कोई लॉ की प्रोविज़न को ख़त्म कर रही है या गलत कर रही है तो वो लॉफुल नहीं कंसिडर होगी। इसके अलावा कोर्ट ने ही जो है बोला हुआ है कि ये कंसिडरेशन जो है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, आप इसको नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है, फिर ही वो लॉफुल कंसिडरेशन कंसिडर होगी। देन आती है आपकी पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब दो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ में होगा। ये कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के लिए उन्होंने कंडीशन रखी हुई है, एक तो वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब 18 ईयर से अबव लोगों में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं उनको ही जो है कॉम्पिटेंट कंसिडर किया जाता है। सेकेंडली, पर्सन जो है, कोई भी एक पर्सन जो ऑफ़र कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों में से कोई अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो मेंटली डिसऑर्डर्ड हो। ठीक है, देन ही और शी शुड बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द लॉ टू एंगेज इन ए कॉन्ट्रैक्ट। या फिर किसी के अगेंस्ट कोई केस वगैरह चल रहा है और लॉ ने उसको बोला है कि तू कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकता, तो उस पर्सन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ना ही वो कॉम्पिटेंट पार्टी मानी जाएगी। देन आता है हमारे पास फ्री कंसेंट बाय द पार्टीज़। अब फ्री कंसेंट में क्या चीज़ है कि दोनों पार्टीज़ अपनी मर्जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधें। ये ना हो कि उनको एक जो है पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर ज़बरदस्ती कर रही हो। अगर कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है तो उसको भी हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। यहाँ पर उन्होंने कुछ फैक्टर्स आपको बता रखे हुए हैं, जिनमें उन्होंने बोला सबसे पहले कॉशन, जिसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन दूसरे को धमकाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, इनवैलिड होगा। सेकेंडली, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कई बार क्या करता है कि एक जो पार्टी है वो काफ़ी रिच है और दूसरी पार्टी काफ़ी जो है पुअर है, वो जानबूझकर अपनी जो है पोजीशन का फ़ायदा उठाकर दूसरे के साथ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई जो हैं काफ़ी बड़े लोग जो हैं वो किसानों की ज़मीन को थोड़े पैसे में अपने नाम पर लिखवाते हैं, तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। इसी तरह फ्रॉड, अगर कोई भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें और कोई भी जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जा रही हैं वो प्रॉपर वे के साथ जहाँ झूठ मूठ की बताई जा रही हैं तो वो फ्रॉड कंसिडर होता है, वहाँ पर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि कोई चीज़ के बारे में गलत बताना। एक पर्सन अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा है और उसके बारे में वो प्रॉपर वे के साथ जो है इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि वो कितना पुराना है या उसकी माइलेज कितनी है, तो वो क्या कंसिडर होगा, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। लेकिन वहाँ पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर लेगा तो वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड। मिस्टेक, जानबूझ while engaging in a contract there should not be any mistake from both or either of the party। कोई गलती नहीं होनी चाहिए दोनों या एक पार्टी की तरफ से। तो ये मेन कंडीशंस है 5 की 5। जब तक ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा।